दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मैं अनुराग दीक्षित में, और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। एएलपी सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको वादा किया था मैं आपको 20 मॉक टेस्ट कराऊंगा और ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होंगे। तो उसी मॉक टेस्ट की सीरीज में 6 इससे पहले बन चुके हैं। 7वें मॉक टेस्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही चीजों को इफेक्टिव ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग एक बार आ जाइए लाइव और शेयर कर दीजिएगा क्लास को। टाइमर के साथ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा बिना किसी देर के। ठीक है, चलिए। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सारी जानकारी, कोर्स क्या है क्या नहीं है, एप्लीकेशन क्या है, ये सब बात की बातें हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पढ़िए और आंसर दीजिए। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जवाब सही देंगे। कहता है पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में, और पी और आर एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी तीन पाइप, जो तीन के तीनों पाइप लगे हैं, वो कितनी देर में गड्ढे को भर पाएंगे। तो अब इस सवाल को करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, आप सवाल के उत्तर तक पहुंचोगे। देखो क्या है, हमें 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना ही लेना है। तो 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 60 आ जाएगा। अब 12 से 60 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 15 से 60 कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। और 20 से 60 कितनी बार में कटेगा? 3 बार। ये किसकी क्षमता है? ये नल पी और क्यू की क्षमता है। ये बात आपको नहीं लिखनी है, ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि बात समझ पाओ। ठीक है, ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना। ये क्षमता है नल पी और क्यू की, ये क्षमता है क्यू और आर की, और ये जो क्षमता है वो है आर और पी की। ठीक, अब अगर हम तीनों की क्षमताओं को जोड़े तो 5, 4, 9 और 3, 12। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इस कैटेगरी में अगर होंगे, जोड़े की कैटेगरी में, तो एक दिन में 12 काम करेंगे। लेकिन हम यहां से ये देख पाते हैं कि 2 बार पी आएगा, 2 बार क्यू आएगा, 2 बार आर आएगा, तो 2 कॉमन होकर अंदर क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त अपने पास कितना आया था? 12 आया था। यानी तीनों मिलकर 2 दिन में 12 काम करेंगे, तो एक दिन में काम कितना होगा? 6 होगा। अब अगर एक दिन में तीनों मिलकर 6 काम करते हैं तो टोटल भाई 60 यूनिट का काम था, 6 के हिसाब से किया जाएगा, तो समय कितना लगेगा? तो जवाब होगा सर समय लगेगा 10 दिन या 10 घंटे या 10 मिनट, जो भी रहा है। 10 मिनट रहा है तो मिनट लेकर चलेंगे, यानी कि 10 मिनट में अगर तीनों नल काम करेंगे तो गड्ढा पूरा भर जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यहाँ पे जरूर बता देना कितने लोगों का ये 10 आंसर आया है, और बहुत ज्यादा लिखे बगैर आया है, ये भी ध्यान रखना है। लिखना कम है, बहुत कम लिखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। 25 सेकेंड हर एक सवाल के लिए आपको देंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें अगर आप कर रहे हो तो उसी हिसाब से करनी भी रहेगी। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय तक अपनी गति, सामान्य गति का 80% पैदल चलकर जाता है। उसे कार्यालय पहुंचने में 18 मिनट की देरी हो जाती है। उसकी सामान्य गति के साथ उसी दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या है? ये सवाल है। अब इसको करने के लिए आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जानते अगर होंगे तो अच्छी बात है कि 80% को 4/5 लिखा जाता है भिन्न में। यानी व्यक्ति की अगर सामान्य चाल 5 है तो वो चल कितने से रहा है? 4 से। ठीक, और 4/5 से चलने के कारण उसे अपने ऑफिस या जहां भी वो जा रहा है पहुंचने में 18 मिनट की देरी होती है। सिर्फ इतना ध्यान देना है। अब इसके बाद अगर इसका अगला कॉन्सेप्ट आप जानते होगे तो मजा आ जाएगी कि अगर मैं इस वाले सेक्शन का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो सामान्य समय आ जाता है, और अगर इसका मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा वो समय आएगा जिसमें देर वाला समय इंक्लूड होगा। अभी 18 गुणे 4 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगर मैं देखूंगा तो सामान्य गति से अगर वो चलेगा तो उसे कितना समय लगेगा? 72 मिनट का, और ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन में। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है, मुंह जवानी किया जा सकता है। अब इसमें एक पॉइंट और होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास ये जो भिन्न है, इस भिन्न के अंश और हर का अंतर अगर 1 है तो सीधे सीधे गुणा कर लेना।
मान लीजिए कि ये अंतर 2 का होता या ये अंतर 3 का होता, जिसका भी होता, 2 का होता, 3 का होता, 4 का होता, तो अगर 2 का अंतर होता तो पहले हम 2 से इस समय को काट कर छोटा करते, फिर गुणा करते। 3 का होता तो 3 से डिवाइड करते, 6 आता, फिर 6 का गुणा होता। आप मेरी बात समझ गए ना? ये इसका लॉजिक पॉइंट था, इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो ये भिन्न बनती है, इसके अंश और हर के बीच में 1 का अंतर ना हो के 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट आ गया है भाई, बताएं आंसर। 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या जो कि 97 से डिवाइड है, वो x है, वो संख्या x है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? ये बहुत ही सुंदर सवाल है, आप इसको टिक कर लीजिएगा कि ऐसे सवाल हमेशा आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। अब आइए जरा इस सवाल को देख लेते हैं। हमारे पास 5 अंकों की जो भी छोटी से छोटी संख्या होगी, मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन जो भी होगी, जो 97 से कटेगी। अब हम 97 को फैक्टराइज या इसके गुणनखंड इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 97 खुद में एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसके फैक्टर अगर करोगे तो 1 आएगा और खुद में 97 आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं आएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए हम 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या लेते हैं, तो 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या मेरे प्यारे दोस्त 10,000 होती है। इसको हमें क्या करना है? 97 से भाग देना है। तो पहली बार अगर भाग जाएगा तो 97 यानी 97 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। एक जीरो लिखोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, फिर ये वाला जीरो लिखने के लिए जीरो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब ये देखो 97 से कितनी बार जाएगा, तो जवाब होगा सर 97 से ये 3 बार जाएगा, और 3 बार जाने के बाद 291 आ जाएगा, यानी शेष कितना बचेगा? 9 बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं न्यूनतम संख्या में जो कि 97 से डिवाइड होगी, 10,000 मानी थी, 10,000 को अगर हमने 97 से डिवाइड किया है तो शेष कितना बच रहा है? 9 बच रहा है, बच रहा है ना 9। संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि वो शेष को घटा देंगे तुरंत और फिर जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग ले लेंगे। मैं दोस्त आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप 10,000 में 9 घटाते हैं तो 9,991 तो आएगा, लेकिन 9,991 जो है ना वो 4 अंकों की संख्या बनेगी। आपको कितने अंकों की संख्या चाहिए? बोले सर 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो कैसे निकाली जाएगी उसको देखो। ऐसा कभी भी अगर पड़ जाए तो आपका जो भाजक है और जो शेषफल है इसका अंतर लीजिए, यानी कि 97 और 9 का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 88 का। कितना आ जाएगा? 88 का। और इस 88 को अगर आप 10,000 में जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 88 को अगर 10,000 में जोड़ देंगे तो 10,088 बन जाएगा। ये वो संख्या होगी जो 5 अंकों की होगी, न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम, यानी मिनिमम होगी, और किससे डिवाइड होगी? 97 से डिवाइड होगी। ये मान आ गया है x का। अब इसके अंकों का योग तो 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उस संख्या के अंकों का योग कितना बनेगा? 17। आप मेरी बात समझ पाए ना? अगर ये पूछा जाता कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आप 9 को इसमें घटा देते। ये सवाल 2-3 तरीकों से पूछा जाता है। एक ये है, एक मैंने आपको बता दिया। तीसरा तरीका से सवाल ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछ देगा कि 10,000 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वो संख्या 97 से डिवाइड हो जाए, या 10,000 में से हम ऐसा क्या घटा लें कि वो संख्या 97 से डिवाइड हो जाए। तो मेथड वही रहेगा, सवाल की भाषा अलग हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए, बिना किसी बात के, बिना किसी चीज के, केवल फोकस कंटेंट पर और सवालों पर, कम समय में ज्यादा चीजें। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 6 और 1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त इस बात को समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज की डेट में वर्तमान में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, तो अगर मैं आज से 5 साल पहले जाता हूं तो पिताजी की उम्र भी 5 साल कम रही होगी और पुत्र की भी उम्र 5 साल कम रही होगी। यानी आज जो व्यक्ति दोनों मिलकर 45 साल के हैं, 5 साल पहले उनकी उम्र 5 साल यानी 10 साल कम रही होगी। तो 10 इसमें कम कर देंगे तो उम्र का योग कितना आएगा? 35।
और ये 35 किस रेशियो में डिवाइड है? 6 और 1 के रेशियो में डिवाइड है। तो 6 और 1 हो गया 7। अब ये 7 का मान 35 के बराबर है, तो 1 का मान 5 के बराबर होगा, तो 6 का मान 30 होगा और इसका मान 1 का मान 5 होगा। यानी 5 साल पहले पिताजी 30 साल के थे, पुत्र 5 साल का था, 5 साल पहले। तो वर्तमान में ये क्या होंगे? ये 5 साल जुड़ जाएंगे और इसमें भी 5 साल जुड़ जाएगा। तो वर्तमान में पिताजी की उम्र क्या रही होगी? 35 वर्ष रही होगी और पुत्र की उम्र क्या रहेगी? 10 वर्ष रहेगी। और 35 और 10 कितना दिखेगा आपको? 45 दिखेगा। अब पूछा किसका था? पिता की वर्तमान आयु, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पिताजी की वर्तमान आयु कितने साल हो जाएगी? तो जवाब होगा सर 35 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? नोट करिएगा, मैं हट जाता हूं किनारे की तरफ, ठीक है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं भाई। चलिए इसका वर्गमूल बता दीजिए फटाक से। देखें क्या आंसर आप सभी का आता है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ेगा एग्जाम में, CBT 2 में, ठीक है। कह रहा है आपके पास एक ये संख्या दे रखी है, काफी बड़ी संख्या है, और कह रहा है इसका वर्गमूल चाहिए। हालांकि बहुत सरल सी बात है, देखा जाए तो 4-5 सेकंड का सवाल है। देखिए अब अगर इसका वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेने से पहले इस संख्या में कितने अंक पर दशमलव है? 6 अंक पर। तो वर्गमूल लेने के बाद कितने अंक पर दशमलव रहेगा? 3 अंक पर, है ना। 3 अंक पर दशमलव रहेगा, 1 2 3 और ये दशमलव। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15, तो वो सीधे आ जाएगा। 3 अंक लेने के लिए यहाँ 0 लिख लेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्गमूल क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.015, ठीक है। ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए और बताइए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से, है ना। बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। सवाल बहुत ही नॉर्मल है, ठीक। कोई वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 30 मीटर की दूरी के लिए 3 सेकंड का समय लेती है। वस्तु की औसत गति क्या होगी? जब आपसे एवरेज स्पीड की बात करता है, औसत चाल की बात करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड होती है बच्चा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिख लीजिए इस बात को, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर हम टोटल दूरी देखेंगे तो 30 मीटर यहाँ है, 30 मीटर यहाँ है, यानी टोटल दूरी हो गई 60 मीटर। और अगर हम समय की बात करें, समय देखते हैं तो 5 सेकंड का समय ये है और 3 सेकंड का समय यहाँ है, समय हो गया 8 सेकंड का। आप चाहो तो 4 से काट कर काम कर सकते हो, 15 बार 2 बार, और 15/2 का मतलब जो समय आएगा वो कितना, जो चाल आएगी वो कितनी आएगी? 7.5 मीटर प्रति सेकंड की उसकी औसत गति हो जाएगी। इतना सा ही सवाल था, 7.5 मीटर पर सेकंड। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मस्ट बी, ये इस सवाल का ही 100% सही जवाब होगा। सभी लोगों का आता है ना, आ रहा है ना, है ना। एक बार सभी लोग कमेंट भी करते रहना कि हाँ भाई आ रहा है, ठीक है। मैं मतलब कर पा रहा हूँ सवाल अपने निश्चित टाइम में, ठीक है। देखो सवाल करना अलग बात है, लेकिन उसको लिमिटेड टाइम में करना बड़ी बात होती है। इसी कारण एक यही रीजन है कि कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए। अगला सवाल, 2000 मीटर की दूरी पर 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से और दूसरी 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। कितने सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, अब ये बात बिल्कुल आसान है कि अगर 2 ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं समांतर पटरियों पर, तो उनकी जो गति होती है वो गति भी जुड़ती है ना, और उनकी जो लंबाइयां होती हैं लंबाइयां भी जुड़ती है ना। ये बात आपने सीखी होगी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 2000 मीटर। पहली ट्रेन की गति 20 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की 30 मीटर पर सेकंड है, तो गति जुड़कर हो गई 50 मीटर पर सेकंड, है ना। अब इस 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर 2000 मीटर की दूरी को तय करना है, 50 मीटर पर सेकंड की गति से 2000 मीटर की दूरी को तय करना है, तो मेरे प्यारे दोस्त 40 सेकंड का ही तो समय लगेगा जब काटोगे। तो 40 सेकंड इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा मजेदार चीजें हैं, आपको समझने के लिए बड़ी मजा रहेगी, ठीक है। चलिए बताइए, ये सवाल देखिए,
अक्सर इस सवाल में बच्चे को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि अरे यार ये क्या पूछ दिया भाई, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था, ऐसा तो हमने केवल पढ़ा ही नहीं है। अब पढ़े तो इसको लगाएं, तो सर लगाएं कैसे, मैं आपको बताता हूं आप लगाएं कैसे। ए 30 मीटर क्यूब प्रति घंटे भरता है और बी 40 मीटर क्यूब प्रति घंटे पानी भरता है। वे साथ में अगर 4 घंटे काम करेंगे तो कितना पानी भरेगा। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ नल ए की बात करूंगा तो 30 मीटर क्यूब पानी भरेगा, नल बी की बात करूंगा तो 40 मीटर क्यूब पानी भरेगा। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं साथ में चला देता हूं, ए और बी को, तो 1 घंटे में ये कितना पानी भरेंगे, तो ये 30 ये 40 यानी 70 मीटर क्यूब पानी भरेंगे 1 घंटे में, दोनों मिलकर प्रति घंटे 70 मीटर क्यूब पानी भरेंगे। अब इनको 4 घंटे चलाना था, बस चला दीजिए 4 घंटे, तो 70 गुणे 4 280 मीटर क्यूब पानी भर दिया जाएगा टंकी में, और वही इस टंकी का आयतन कहलाएगा, मतलब उसकी कुल क्षमता कहलाएगी। अब ये सवाल ऐसे होता है, इसको मतलब करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी होती है। अच्छा, वेरिफिकेशन मैं आपको इसका करा देता हूं, तो वो भी देख लीजिए कि कैसे वेरीफाइड होगा ये। मान लीजिए टंकी की धारिता 280 है, नहीं 280 तो कुछ ऐसा समझना, मान लो, अच्छा जैसे ये हटाता हूं मैं, मान लीजिए 360 है। अब 360 को अगर हम 30 के हिसाब से भरेंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा, और 360 को अगर मैं 40 के हिसाब से भरता हूं तो 9 घंटे का समय लगेगा, है ना। और कह रहा है 4 घंटे में अगर भरनी है तो 4 घंटे का समय दोनों लेके भरेंगे ही ना, तो 12 और 9 का एलसीएम बच्चे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 + 3 7, 7 से 36 कटेगा क्या, जवाब होगा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आया सही कि नहीं आया, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सभी ऑप्शन। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर तक पहुंचोगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज थी नहीं है, ठीक है ना। चले, HCF बताइएगा बिना पेन कॉपी के, सिर्फ सोच कर और देख कर ही आंसर देना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जरूरत नहीं है यहाँ पर पेन और कॉपी की, आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, पेन और पेपर अलग रख दीजिए। मैं आपकी वो आदत डाल दूंगा कि आप पेन पेपर खुद से ही छोड़ने लगोगे मैथ को सॉल्व करने के लिए। इसका HCF पूछ रहा है, भाई पहले एक बात समझ लो मेरी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, कोई नंबर है, ठीक है, कोई संख्या है, और उस संख्या, दो संख्याएं कर लेता हूं, मान लीजिए n1 है और n2 दो संख्याएं हैं, और इनका HCF h है। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि HCF से ये संख्या भी डिवाइड होगी और HCF से ये संख्या भी डिवाइड होगी। इस बात का मतलब समझ रहे हैं क्या, इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि पहली संख्या में भी उसका HCF शामिल होगा और दूसरी संख्या में भी उसका HCF शामिल होगा ही होगा, है ना। तो यहां पर जो संख्या 275 दी है, इस 275 में इसका HCF शामिल है और 308 में भी इसका HCF शामिल है। अब अगर आपको ये दिखाई दे जाता है तुरंत के तुरंत कि संख्या किससे डिवाइड हो रही, तो काम आसान हो गया। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको देखना। देखो भाई, 5 और 2 7, यहां पर 7, मतलब ये संख्या 11 से कट रही होगी। 8 और 3 11, 11 में से 0 माइनस करेंगे, ये संख्या भी 11 से कट रही है। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर ये भी 11 से कट रही है, ये भी 11 से कट रही है, और 11 के अलावा कोई और संख्या ऐसी नहीं है जिससे दोनों कटी, तो HCF क्या ही बन जाएगा, HCF 11 बन जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये कुछ जो चीजें हैं ना, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि बड़ी सही होती हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1000 इफ अ डिस्काउंट ऑफ 16% वाज ऑफर्ड, देयर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक लाइन का सवाल है, हालांकि मैं आपको रिलेशन भी बता दूंगा, मजा आएगी आपको, ध्यान से सुनो। देखो, वस्तु का अंकित मूल्य था 1000 रुपए, अब इस पर 16% की छूट दी गई, तो इसका मतलब ये खुद का 84% पर बिका होगा। आप बोलोगे हाँ। इस 84% पर बिकने के बावजूद इस पर 5% का फायदा हुआ है, मतलब ये 105% के बराबर रहा होगा। तो बटे में 105, यानी डायरेक्ट यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपको 21 का पहाड़ा याद होगा तो सवाल आपका लग गया है,
21 पंजे 105 होता है और 21 चौको 84 होता है। 5 से इसको काटेंगे भाई साहब 200 बार कटेगा और 200 गुणे 4 800 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक लाइन में, अगर आपको ये बात पता है। और अगर नहीं पता है तो रिलेशन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख लीजिएगा कि जब कभी भी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में आपको रिलेशन निकालना है तो हमेशा याद रखना कि जब आप अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो या इनके बीच में रेशियो निकाल रहे हो तो कैसे लिखोगे? अंकित मूल्य के सामने लिखोगे 100 प्लस या माइनस होने वाला लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जो भी हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस के साथ, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस के साथ। और क्रय मूल्य के सामने आप क्या लिखेंगे? 100 माइनस में होने वाला डिस्काउंट। ये आपको लिखना ही लिखना है। जैसे ही ये आप लिख लोगे ये इनके बीच का रिलेशन बन जाता है और यही आपका आंसर बन जाएगा। ये रिलेशन होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का, इसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए सवाल मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का ये सवाल देखिए, पढ़िए और आंसर लगाने की कोशिश करिए भाई सब लोग, ठीक है? पढ़ो भाई। कहता है एक आयत है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है ना? फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत की लंबाई और चौड़ाई देने के बाद आपसे कह रहा है भाई बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका पक्ष यानी भुजा आयत के विकर्ण की लंबाई के बराबर है। अब इसके लिए आप बहुत सारे स्टेप लिखोगे क्या? मैं कह रहा हूं आप ये बात तो जानते होगे ना कि आयत का विकर्ण क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर 8 अट्ठे 64, चौड़ाई का स्क्वायर 6 चरंग 36, इन दोनों का योग और जब हम इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास 36 और 64 100 हो जाएगा, वर्गमूल 10 आ जाएगा। इसका मतलब वर्ग का आयत का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो 10 सेंटीमीटर आ गया। मेरे प्यारे दोस्त अगर आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर आया तो वही वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? अब आपको लिखने की जरूरत नहीं थी कि वर्ग की भुजा सिर्फ 10 सेंटीमीटर होगी, और अगर वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप ये भी नहीं लिखो, इसकी भी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड कैलकुलेशन मेंटल कैलकुलेशन तो बनता है, तो लिखना नहीं है दोस्त, है ना? ये बताइए अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा, बताएं आंसर। दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दो निर्देशांक दिए हुए हैं और कहता है इन निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या है। मेरे प्यारे भाई अगर हमारे पास दो निर्देशांक दिए हैं और उन निर्देशांकों के बीच की दूरी पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? निर्देशांकों के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है d बराबर, ये एग्जाम में मत लिखने लगना, यहाँ आपका रिवीजन हो जाए इसलिए लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना, ठीक है? क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले को लिखकर उसमें वैल्यू डालना ये कोई वो नहीं है, समझदारी नहीं। आप 4 में से -2 को जरा घटाइए, कितना आएगा? सिर्फ इतना बताइए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 4 में से -2 घटाना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, तो 6 हो जाएगा। 4 में से -2 को घटाना है, यहां पर बच्चों से गलती हो जाती है, वो 2 लिख देंगे जल्दीबाजी में। घटाना था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना? तो 6 बनेगा और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 रहेगा। 6 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्त क्या बनेगा? 36 और 0 का स्क्वायर क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसका वर्गमूल लेना है यानी आपके पास प्लस माइनस दोनों 6 आएंगे। अब चूंकि दूरी पूछी गई है तो दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए प्लस वाला आपका आंसर हो जाएगा कि दूरी क्या हो गई सर? 6 यूनिट हो गई, बात खत्म हो गई। इसके लिए ना ये लिखना है ना 2-4 स्टेप लिखने हैं, सीधे आंसर लिखना है ना? चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएं। यार संख्या 80 है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक भाग दूसरे में से 9/7 गुना है। मतलब एक भाग जो है ना वो दूसरे भाग का 9/7 गुना है। तो बड़ा हिस्सा क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त अगर 9/7 गुना है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो छोटा हिस्सा होगा वो 7 के अनुपात में होगा और जो बड़ा हिस्सा होगा वो 9 के रेशियो में होगा। यही तो बात है।
तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए क्या हमारे पास 9 से कटने वाली कोई संख्या ऑप्शन में दी है, क्योंकि हमसे बड़ा हिस्सा पूछा गया था। 70 9 से कटेगा नहीं, 50 कटेगा नहीं, 45 कटेगा, 48 कटेगा नहीं। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि यहाँ जो बड़ा हिस्सा होगा वो 9 से कटने वाली संख्या होगी, यानी कितना होगा, 45 होगा। अच्छा, अगर आप लगाना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और इस 16 का मान ही हमारे पास 80 दिया था। कितने गुना है, तो बोलोगे सर 5 गुना है। 5 गुना इसको भी करना, 5 गुना इसको भी करना, तो दोनों संख्याएं मिलेंगे, फिर भी आपका आंसर वही आएगा, आंसर में बदलाव नहीं होगा। ये देखिए, बताएं जल्दी से, है ना। लिमिटेड टाइम होता है तो क्वेश्चन का लेवल वैसा ही होगा, ठीक है ना। चलिए, अभी सवाल कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। भाई, अगर कोई बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और उसे आप मीटर पर सेकंड में बदलने की कोशिश करते हैं, तो गुणा किसका होता है, 5/18 का। 18 चौको 72, 5 चौको 20, यानी वो बस 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगी, और उसको चलना है 5 सेकंड तक। तो गुणा होकर कितनी दूरी तय होगी, तो आप बोलोगे सर 100 मीटर की दूरी तय हो जाएगी। 20 पंचे कितना होगा, 100। ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए सर, ये वाला करके सवाल दिखाएं, इसमें आपको भरपूर पूरा समय मिलेगा, क्योंकि 90% बच्चा पहली बार में इसे गलत करेगा। अब देखता हूं कितने लोगों का सही होता है। भरपूर समय लीजिए, बताइए आंसर, क्या आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखना यह है कि सही आता है या गलत आता है, आपका जो भी आएगा फिर उधार्य होगा, लेकिन कोशिश करना सही करने की, ठीक है। ये आपका 25 सेकंड का समय समाप्त हो गया। अब देखो लिखा कैसे जाएगा, 0.5 भाग 12.5, एक एक अंक का दशमलव हट गया, 5/125 का मतलब हो गया 1/25। सीधे सीधे जहां पर लिख सकते हैं ना, वहां पर सीधे लिखेंगे, प्लस 0.25 गुणे 0.05। 0.25 में हटाओगे तो 25/100 होगा, जिसको आप क्या लिखोगे, 1/4। 0.05 में दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो आएंगे तो 5/100 होगा, जिसे आप क्या लिखोगे, 5/100 को आप लिख सकते हो 1/20। काम बन गया। माइनस में हमारे पास ये लिखा है 0.0125। 0.0125 का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपने पीछे वाले मॉक टेस्ट देखे हैं, कि इसको 1/8 लिखते हैं। 1/8 लिख दिया, काम ही खत्म हो गया। 1/25 ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक। 1/4 गुणे 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। बोलोगे सर 1/80 हमने यहां लिख दिया डायरेक्ट। मेरे प्यारे भाई, 1/80 में से 1/8 माइनस करिए, कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का, जैसे यहां पर अगर इसको 80 बनाना है तो कितने का गुणा होगा, 10 का। ऊपर भी कितने का गुणा होगा, 10 का। तो -9/80 हो जाएगा ये। तो यहां पर आ गया आपके पास 1/25, ये हो जाएगा माइनस का 9/80। अब ये हिस्सा जितनी जल्दी आपने सॉल्व कर लिया, समझिए आंसर आ गया, है ना। और सॉल्व करके क्या आंसर आएगा ये भी मुझे बताओगे आप लोग। जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है कि 25 और क्या नाम है, 80 का एलसीएम लेना है। 5 पचम 25, 16 पंचे 80, 4 तो एलसीएम आ जाएगा, 4। तो 25 से 400 को काटोगे 15 बार में कटेगा, इससे काटोगे 80 से तो 5 बार में कटेगा, और 5 9 में 45 हो जाएगा। 25 से काटोगे, 25 से कम 25, 25 छक्के 150, 16 बार में आएगा, है ना। यहाँ पर सही किया है। 80 बनाने के लिए 10 का गुणा रहेगा, तो यहाँ पे भी 10 का गुणा रहेगा। 80 नीचे हो गया, माइनस का 9/80 हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 16 ये हो जाएगा, और 8 45, 9 पंजे 45 यहाँ हो जाएगा। अब इसका परिणामी मूल्य पूछा था, तो इसका परिणामी मूल्य तो भाई ये होगा। कई सारे बच्चों का यही आंसर आया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा होगा, माइनस। लेकिन देखा जाएगा तब ये कहा जाएगा कि अरे यार सर, ऑप्शन तो माइनस में है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस सवाल को हल्का समझने की तो कोशिश करनी नहीं है ना आप। जिसने जिसने इस सवाल को ये समझा कि ये बड़ा सरल है, हल्का है, और मैं मतलब उड़ा लूंगा हवा में, उससे ऐसी ही कहीं गलती होगी। कोई बता सकता है कि ये गलती कहाँ है? हालांकि रहने दो, मैं खुद ही बता देता हूं, समझ लो, ठीक है। और देखो जरा, समझ लो एक बार फिर से, जल्दबाजी नहीं। 0.5
देखना ध्यान से, लिख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। बटे में 12.5। कोई बताना गलती कहाँ हुई है, और अगर किसी को ये लगे कि गलती नहीं है तो भी कमेंट में मुझे लिख देना बाद में कि सर गलती नहीं थी, आपने मुझे ऐसे ही कहा। ये भी है ठीक है ना। हाँ, तो ये लिख दिया। फिर उसके बाद 0.25 था, गुणे में 0.05 था। दशमलव में 25 है, गुणे में 0.05 है ना, यही है। अच्छा, माइनस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस में हमारे पास लिखा हुआ है 0.0125, ये लिखा है। अब इसका आंसर चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सिंपल सी बातें हैं, दशमलव हटा लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे 1/25 आएगा, है ना। 1/25 अगर आया तो 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो 1/25 आया तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, फिर एक 0 बढ़ेगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा। अगर दशमलव में लिखोगे तो 0.04 लिख लोगे, प्लस 25 पंचे 125 हो जाएगा। दो दो 4 अंक पर दशमलव होगा तो 0.0125 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ 0.0125 हो जाएगा। ये हिस्सा इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 0.04, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश करूंगा आप सबसे, जिसका जिसका आंसर आया था, जिसने ऐसे किया था, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि यहां बताना कि मिस्टेक कहां है। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कहां पर गलती है, और जो जो बता पाएगा मैं ये समझूंगा कि वो वास्तव में सही ढंग से पढ़ रहा है, सही ढंग से देख रहा है ना। क्योंकि इतने छोटे से सवाल में एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। यहां तो मैंने करके बता दी कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। एग्जाम में ये मौके के लिए ना मैं होऊंगा ना आपको ये समय मिलेगा, सीधी बात। अगला सवाल पढ़े, बताएं। कह रहा एक घन का कुल क्षेत्रफल इतना है, तो भुजा का क्षेत्र क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन साइड। मतलब भुजा का क्षेत्र नहीं होगा, यहां पर होगा एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे लिखिए, एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, उसको समझना जरा। जैसे घन की बात करते हैं तो घन कुछ ऐसा रहता है, घन कुछ ऐसा रहता है जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें 6 फेस होते हैं, फेस का मतलब फलक होते हैं। अब एक फेस, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक फेस, इसका एक फलक हो गई ये वाली, और क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि ये x है तो ये भी x ही होगा, तो इसके एक फेस का जो क्षेत्रफल आएगा x इंटू एक्स करके क्या आएगा, x² आएगा। तो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगा, ये बात आपको समझनी रहेगी सबसे पहली बात। और किसी ना किसी संख्या का अगर वर्ग रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, यानी 4 है, यही आपका उत्तर रहेगा। बाकी आप चाह रहे हैं पूरा, तो मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ। भाई घन का कुल क्षेत्रफल जो होता है ना, वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और 6 से इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी s² का मान हमारे पास आ जाएगा 16। अब चूंकि घन की एक फलक का क्षेत्रफल चाहिए था, इसकी लंबाई भी अगर आप s मानते हैं तो s होगी, x मानते हैं तो x होगी। तो अगर हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए था तो क्या होगा, s² ही होगा। होगा नहीं होगा भाई, 6 फलक होती हैं, 6a² हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक फलक का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर यहां से आपको भुजा चाहिए कि भुजा क्या होगी, तो भुजा होगी 4 सेंटीमीटर। क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 होती और ये 4 होता तो 4 गुणे 4 क्या होता, 16 होता। यानी एक फलक का क्षेत्रफल, अगर मैं इसको आपको दिखाता हूं तो एक फलक का क्षेत्रफल 4 गुणे 4 क्या होगा, 16 होगा, है ना। ऐसे ही 6 फलक हैं, 16 गुणे 6 करते तो 96 आ जाता। अब अच्छा, भुजा का क्षेत्र नहीं होना चाहिए तो फिर भुजा क्या होगी ये पूछो। तो भुजा क्या होगी, अगर ये पूछता तो आप बोलते कि भुजा सर जी 4 होगी, जो आपका आंसर है। और एक फलक का क्षेत्रफल पूछता तो फलक का क्षेत्रफल होता हमारे पास, फेस का क्षेत्रफल होता कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ पाए हो सब लोग, ये एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, देखिए क्या आंसर बनाते हैं आप इसका, पढ़िए। एक दिन में कुल 7.5 किलोमीटर दौड़ता है,
सुबह 25/6 किलोमीटर की दौड़ लगाई, तो शाम को कितनी दूरी दौड़ेगा? अरे भाई मतलब सिर्फ घटाना ही तो है। और 7:30 को भाई साहब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15/2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ। इसमें 25/6 किलोमीटर की दूरी तो ये दौड़ चुका है, तो ये घटाना है। अब इसको भी अगर 6 बनाना है तो 3 का गुणा होगा, ऊपर भी 3 का होगा। 15 3 45 में से 25 माइनस कर देंगे, 20 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 6। तो शाम को वो जो दूरी दौड़ेगा वो 20/6 दौड़ेगा, या 2 से काट कर आप लिख सकते हो 10/3 किलोमीटर की दूरी शाम को दौड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, सिर्फ घटाना था। और इसके लिए पेन नहीं चलाना है, मुंह जवानी ये काम करने हैं भाई। एग्जाम इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डालता है, बोनस क्वेश्चन को इसलिए डालता है, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट। एक कंप्यूटर को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो सके, जब इसकी लागत मूल्य जो है वो कितना है? 18,000। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिसका मूल्य, जिस वस्तु का लागत मूल्य 18,000, इसका क्रय मूल्य, अब इस पर 25% का फायदा चाहिए, तो 25% का भिन्न में मान होता है 1/4। यानी जो चीज 4 के अनुपात में खरीदी गई होगी उस पर 1 का प्रॉफिट होगा, तो वो बेची जब जाएगी तो कितने की बेची जाएगी? 5/4 की बेची जाएगी ना, है ना। और 4 से 18,000 को काटोगे मेरे प्यारे भाई, 4500 बार कटेगा। 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, यानी 180। और 45 गुणे 5 कितना हो जाता है? 225 हो जाएगा। यानी जब उसे आप 25% के लाभ पर बेचेंगे तो चीज बिकेगी 22,500 की। सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। या इसको आप इस तरीके से सोच सकते थे, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, इसको आप ऐसे सोच सकते थे कि ये भी हिस्सा आपको नहीं करना पड़ता। जो चीज 18,000 की थी, गौर से सुनना भाई, उसे अगर प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, मान लो कुछ भी प्रॉफिट लेकर बेचा जाता, तो आप 18,000 का 25%, 20% जो भी प्रॉफिट होता वो निकालते, फिर बाद में जोड़ते। लेकिन ये तो देख पाते ना कि 18,000 में 18 में 9 आता है, और 9 से कटने वाली संख्या जो भी होंगी दुनिया में, उसके अंकों का योग हमेशा 9 होना चाहिए, क्योंकि वो 9 का गुणज है। तो यहां पर कौन सी संख्या ऐसी थी जिसके अंकों का गुणज सम जो है 9 था? एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके अंकों का योगफल 9 था, यही आपका आंसर हो जाता, इसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, ये बताएं। स्पीड भी रखनी पड़ेगी अपने आप को, है ना, तभी काम बनने वाला है, एग्जाम तभी निकलेगा। 423 की पावर 423 और 1237 की पावर 28 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने आपको बता रखा है। यूनिट डिजिट के लिए आप पावर को 4 से भाग दीजिए। इसको जब आप 4 से भाग देंगे तो आखिरी के 2 अंकों में भाग दीजिए, तो शेषफल मिलेगा 3, और इसकी इकाई का अंक है 3, तो 3 की पावर 3 27 होता है। यानी यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 7। अच्छा, कोई बच्चा ये तो नहीं लगा कि ये क्या कर दिया गया? आपने ये पढ़ा है ना, ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप, मॉक टेस्ट लगा रहे हो CBT 1 क्लियर करने के बाद, ठीक है ना। तो ये अब बताने की जरूरत नहीं कि इतनी जल्दी से 7 कैसे आ गया। और अगर फिर भी ये किसी को लगता है कि अरे यार ये तो बात समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना कि सर यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट शॉर्ट वीडियो के साथ एक बार जरूर पढ़ा दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा, समय रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर यूनिट डिजिट देखिए, इसको हमने 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा? 0, पूरा पूरा कट जाएगा। और 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो 7 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1, और बीच में गुणा लगा है तो 7 एकम 7, यानी जो भी आंसर रहेगा उसकी इकाई का अंक 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अच्छा, मैं आपसे यहां पर एक सवाल ये पूछ देता हूं, ध्यान से सुनना। सवाल यही रखते हैं, यही सवाल रखते हैं, होमवर्क से बता देना अपना पूरा समय लेके। यही सवाल है, यही आपका वो रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करूंगा मैं। आप ये बताना इसके आखिरी 2 अंक क्या होंगे, बस इसके आखिरी 2 अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, ये आप सब लोग मुझे बता दो। अभी से लेकर कल तक कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर कर देना, जिसको जिसको आ जाए। नहीं आए तो ये बता देना कि सर लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, ये बताइए। बहुत सुंदर। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 800 और 3 वर्ष में 840 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज की दर क्या है? तो मेरे प्यारे भाई,
कॉन्सेप्ट ये कहता है, जो आपने सीआई में पढ़ा होगा, कि जब समय का अंतर सिर्फ 1 वर्ष का हो, कितने वर्ष का हो, 1 वर्ष का, तो जो छोटा वाला मिश्र धन होता है ना, वो मूलधन के तरीके काम करता है, और जो बड़ा वाला मिश्र धन होता है वो मिश्र धन के तरीके ही काम करता है। यानी अगर 1 साल में 800 रुपए 840 बन जाते हैं तो कितने का ब्याज मिलेगा, 40 का। किस पर मिलेगा, तो आपका जवाब होगा सर 800 रुपए पर ये 40 रुपए ब्याज मिला है 1 साल में। कितने % ब्याज मिला है सिर्फ ये बताना है। 100 से 8 बार, 8 से 5 बार, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन गई, 5%। इतना ही था, इतना ही था, विश्वास करिए इतना ही था। ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है सवालों में। ये बताइए सवाल नंबर नेक्स्ट पूछ दिया है, माध्यिका क्या होगी। करिए कैलकुलेट, बताइए आंसर क्या होगा। माध्यिका पूछी गई, कैसे, क्या दिमाग आपका लगना चाहिए इस सवाल में कि माध्यिका अगर पूछी गई है तो हम पूरे फॉर्मूले लिखें। जब पद सम होंगे या विषम होंगे तो पूरे फॉर्मूले लिख के काम करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, समझना इधर ध्यान से। कुछ चीजें आपको ऐसी आनी चाहिए ना जिससे आपका फायदा हो सके। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो पद गिन लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और एक 11 पद। यानी हमारे पास पदों की संख्या तो हमें पता चल गई कि विषम है, 11 पद। अब अगर पदों की संख्या 11 है तो 5 एक तरफ से छोड़ेंगे, 5 एक तरफ से छोड़ेंगे, बीच में आएगा छठवां पद। ये जो यहाँ पर छठवां टर्म होगा ना, यही हमारी मीडियन होगी। छठवां पद जो होगा वही हमारी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। और ये जितने भी पद है ना, इसमें कोई भी पद जो है वो दशमलव में तो दिया नहीं है, तो दशमलव में दिया नहीं तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए काम से। अब छठवां पद देखिए तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, ये हमारा पहला हो गया, ये हो गया फर्स्ट। 2 के बाद सेकेंड, थर्ड, 4, ये हो 4। 5वें नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। 5वें नंबर पर ये आ गया, और 6वें नंबर पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हो गया सब। हाँ, अब आप चाहो तो फॉर्मूले लिख लो कि भाई अगर पदों की संख्या विषम है और हम बिना फॉर्मूले लिखे काम नहीं करेंगे तो n+1/2वां पद जो होगा वो इसकी माध्यिका होगी। ये तब की बात हो गई कि जब n कैसा हो, ऑड नंबर हो, है। और अगर n इवन नंबर होगा तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला अगर लिखना ही चाहते हो तो ये लिख लो, n/2 + n/2 + 1 और होल में 1/2। ये जो पद होगा उसका 1/2 करेंगे तो जो आएगा वो हमारी माध्यिका होगी। तो अगर ये सब लिखकर टाइम वेस्ट करना चाहते हो सच्ची में तो लिख लो, नहीं तो काम बन जाएगा। समझना है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ये सवाल है, ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। एग्जाम में बोनस क्वेश्चन है, मेरिट बनाने में आपकी मदद कर देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। 100 के 1000% का 10%। अच्छा, परसेंट की एक खास बात होती है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं क्या। जैसे अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई आपको 25 का, बहुत ध्यान से समझना, आपको 25 का 1000% निकालना है, तो कई बार बच्चा इसमें परेशान हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप 25 का 1000% निकालें, आप 1000 का 25% निकाल लीजिए ना, सेम बात होगी। आप 1000 का 25% निकाल लीजिए, सेम बात है। जैसे 4 का 8% लिखा है तो जरूरी नहीं आप 4 का 8% निकालना है, आप 8 का 4% निकाल लीजिए, सेम बात। वैसे ही यहाँ पे जैसे लिखा है 100 का 1000%, तो क्या आप 100 का 1000% निकालोगे? नहीं, आप 1000 का 100% निकाल लो, तो 1000 का 100% जो होगा वो 1000 ही होगा, और फिर उसका 10%, तो 1000 का 10% 100 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये यहां पर सिखाना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, आपने सीख रखी होगी। नहीं सीख रखी तो रिवीजन के तौर पर याद करिए। ये बताइए अगला क्वेश्चन, आंसर दें। एक बैंक में 10,000 की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। 2 वर्ष के बाद बैंक से कितनी राशि मिलेगी? कितना सरल सवाल है। अगर समय 2 वर्ष का है और ब्याज की दर 20% है, तो अगर समय 2 वर्ष हो और ब्याज की दर 20% हो, इसका टोटल सीआई तो पता है ना कैसे निकलेगा। 2 वर्ष के समय के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो होता है वो होता है 2 और 1 का। तो पहले 20% मिली, फिर 20 का 20% और मिलेगा तो 4 मिलेगा। अब 20 दूनी 40 एक बार में हो जाएगा,
और 4 एक बार में हो जाएगा, यानी टोटल ब्याज जो मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा मेरे प्यारे मित्र? 44%। यानी कि आपको सिर्फ 1000 का 44% निकालना है। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, 1000 का 44% जब निकालोगे तो वो 4400 ही होगा। और उसे अगर 10,000 में जोड़ा, सॉरी 10,000 का 44% 4400 होगा, और उसे अगर 10,000 में जोड़ोगे तो 14,400 आपका उत्तर हो जाएगा। और कहानी खत्म हो जाएगी। ये जो टेबल है ना, इसको याद कर लीजिएगा। 2 वर्ष के समय के लिए और 3 वर्षों के समय के लिए मैक्सिमम, क्योंकि 3-4 वर्ष तक ही पूछा जाएगा। इसके जो रेशियो होते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, उसको आप जरूर एक बार रिवीजन में ले लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको कम से कम एक सवाल देखने को मिलेगा। एक सवाल तो इस पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर रिवीजन में ले लीजिएगा। ये सवाल देखिए, बताइए कुल लाभ 1000 रुपए है। ए बी सी के बीच में 3:2:5 में डिवाइड होता है। ए का लाभ का हिस्सा क्या होगा? अगर आपको ए के लाभ का हिस्सा निकालना है जो कि 3 के रेशियो में है, तो ए का लाभ भी 3 से कटने वाली संख्या होगी। ऑप्शन चेक करिए, ये 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से कटेगा, सीधा आंसर। बात खत्म हो गई। ऐसे सवाल लगाने पड़ेंगे एग्जाम में, ये तरीका होता है सवाल लगाने का। आप अगर एक ही सवाल में मान लीजिए आपके पास 25 क्वेश्चन आए और 25 क्वेश्चन में आपको तरीके नहीं पता है, और जब तरीके नहीं पता होंगे तो इसका मतलब आप टाइम ज्यादा लेंगे, और उतना टाइम होता नहीं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं बड़ी मजे की, कि अगर आपका 25 क्वेश्चन का सिलेबस है कि 25 क्वेश्चन आएंगे, तो विश्वास करके चलिएगा कि 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल मॉडरेट होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे, उसे हर एक बच्चा कर लेगा। इस 80% के बाद जो बचा हुआ 10% होता है, ये मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, और 10% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जहां से मेरिट बन सकती है। लड़का मेरिट में आ सकता है, नाम देख सकता है, और कुछ में नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये हिस्सा रहता है। अब ये सवाल आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। कल होमवर्क क्वेश्चन एक दिया था, उस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिया है, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन इस खुशी को मैं चाहूंगा, अपने उद्देश्य से नहीं, आप लोगों का फायदे की बात है, कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं, तो जितने भी बच्चे उसे देखते हो आखिरी तक, 400, 500, 600, मैक्सिमम कोशिश ये किया करो उस प्रश्न का आंसर दे दो। आप और कुछ मत लिखिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी रेगुलरिटी बढ़ेगी, इससे आपकी एक आदत पड़ेगी जो अच्छी आदत होगी। आप उस आंसर को कमेंट में लिख दिया करो, कि बस होमवर्क ऐसे लिख दिया और ये लिख दिया कि आंसर ये है। मान लीजिए 20 आंसर है किसी सवाल का, तो वो 20 है, बस बात खत्म हो जाएगी। एक रेगुलरिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ोगे, कंटिन्यूटी आपकी आदत में आएगी, चाहे वो फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देता है, और ये आपके फायदे की बात है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होता है ना। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? इस क्लास की मैं बात कर रहा था, कल भी मैंने इस क्लास के लिए बात करी थी कि एएलपी के लिए मैं कंप्लीट मैथ आपके लिए लेकर आने वाला हूं। ये क्लास मैंने बोला था आज छोड़ कल, बुधवार या बृहस्पतिवार को आपको मिलेगी, कल या परसों में क्लास मिलेगी। आप इस क्लास के लिए कितना एक्साइटमेंट रख रहे हैं मुझे जरूर बताइए, ठीक है? नहीं तो इस क्लास को फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट निकाला है और उस कंटेंट को आप लोगों को देना है, तो पहले आप अपने आप को तैयार कर लीजिए मेंटली। सभी लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कितना तैयार हैं इसके लिए, ठीक है? जितने भी बच्चे नए हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आपको चीजें समय पर मिलती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर आता रहेगा, ये आपके फायदे की बात रहेगी, ठीक है? कंप्लीट मैथ के वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए आप चैनल को जरूर एक बार पहले विजिट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आए तुरंत फॉलो कर लो, नहीं, आप एक बार देख लो, कंटेंट देख लो कि जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, जो पढ़ा है उसको एक बार कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए, और फिर खुद ये डिसाइड करिए कि आप फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कोई अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, उसे मैं पढ़ने का इंतजार करूंगा। जय हिंद।